दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल हाई टारगेट में। दोस्तों आज हम देखेंगे मैट्रिक परीक्षा 2021 के लिए गणित का मॉडल पेपर। और दोस्तों ये मॉडल पेपर आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें हम लोग टोटल 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे जो NCERT पैटर्न पर आधारित है और आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। और दोस्तों लास्ट में कमेंट करके बताइए कि 60 प्रश्न में कितना प्रश्न का सॉल्यूशन आपको पता था। और दोस्तों अगर आप लोग इसके पिछले वाले मॉडल पेपर को यानी कि हिंदी के, संस्कृत के, विज्ञान के और सामाजिक विज्ञान के मॉडल पेपर नहीं देखे हैं तो जाकर के यूट्यूब पर सर्च कीजिए हाई टारगेट मैथ मॉडल पेपर या फिर हाई टारगेट साइंस मॉडल पेपर। यानी कि जिस भी सब्जेक्ट का आपको मॉडल पेपर देखना है उसको आप सर्च कीजिए, आपको आसानी से मिल जाएगा, आपको कहीं खोजना नहीं पड़ेगा। तो आप जाकर के मॉडल पेपर को वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए और इसको अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इस वीडियो को देख सकें। तो चलिए अब हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला प्रश्न कहता है कि साइन 54 डिग्री माइनस कॉस 36 डिग्री का मान क्या होगा। तो देखिए इस तरह के प्रश्न अगर आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे तो इसको कैसे सॉल्व करना है। तो देखिए 10th क्लास में आपको सिर्फ 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री और 90 डिग्री का मान आपको पढ़ना है। 54 डिग्री, 55 डिग्री, 36 डिग्री, 75 डिग्री ये सब का मान नहीं पढ़ना है। तो देखिए इस तरह के सवाल को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसमें हम लोग एक टर्म को चेंज कर देंगे। जैसे देखिए साइन 54 डिग्री है ना, तो साइन इसको लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 36 डिग्री। 90 डिग्री माइनस 36 डिग्री लिखेंगे तो इसको फिर अगर घटाएंगे तो कितना आएगा, साइन 54 डिग्री आ जाएगा और माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस 36 डिग्री। अब देखिए साइन 90 माइनस थीटा आप लोग जानते होंगे क्या होता है, कॉस थीटा। तो यहाँ पर कॉस 36 डिग्री माइनस कॉस 36 डिग्री, कॉस 36 क्या हो जाएगा, दोनों घट करके 0 हो जाएगा। तो आपका आंसर कौन सा आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 0, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। तो चलिए उसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न। देखिए दूसरा प्रश्न भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए कहता है कि एक अर्धवृत्त का परिमाप 36 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या, यानी कि एक अर्धवृत्त का परिमाप दिया हुआ है और इसकी त्रिज्या पूछा गया है। तो देखिए इसमें स्टूडेंट क्या गलती करते हैं कि देखिए जैसे अर्धवृत्त कर रहा है तो इस तरह से अर्धवृत्त होता है। तो देखिए तो वो पूर्ण वृत्त का परिधि क्या होता है, 2πr होता है। तो सीधे πr ले लेते हैं और अर्धवृत्त का परिमाप यहाँ पर से फॉर्मूला लगा देते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ πr नहीं होगा, यहाँ पर πr प्लस यहाँ देखिए 2r होगा, या फिर इसको d भी लिख सकते हैं, व्यास भी लिख सकते हैं। तो πr प्लस 2r बराबर होता है अर्धवृत्त का परिमाप होता है। तो इतना बराबर आपको दिया हुआ है 36। अब देखिए इसमें हम लोग r कॉमन लेते हैं और पाई का वैल्यू पुट कर देते हैं। तो पाई का वैल्यू कितना होता है, 22/7 और यहाँ पर प्लस क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब देखिए बराबर में क्या आ गया, 36 आ गया। अब देखिए ऊपर में यहाँ पर थोड़ा सा सोल्यूशन कर देते हैं। तो r इंटू क्या हो जाएगा, तो इसको एलसीएम अगर 7 यहाँ पर लेंगे, अगर 7 एलसीएम लेंगे तो 22 और प्लस 7 दूना 14, यानी कि कितना आ गया, 36/7 आ गया। और 36 से 36 कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा कितना, तो r बराबर बच जाएगा 7। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो कितना आएगा, 7 आएगा। यानी कि हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए कहता है कि समांतर श्रेणी 54, 51, 48, 45 डॉट 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 का 10वां पद है। इसका 10वां पद आपको फाइंड करना है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग पहला पद देखेंगे कौन सा है। तो पहला पद आपको दिया हुआ है 54 और इसमें आपको डी का वैल्यू निकालना है जिसका सर्वांतर कितना है। तो देखिए 54 में से कितना घट रहा है, 3 घट रहा है। तो यहाँ पर -3 हो जाएगा। और 10वां पद निकालना, यानी कि n-1 इंटू डी करेंगे तो 10 - 1 9, यानी कि इसको लिख सकते हैं a + 9d लिख सकते हैं। a कितना है, 54 है और यहाँ पर +9 और d कितना है, -3 है। तो 9 तिहाई 27, यानी कि 54 में 27 घटाएंगे तो कितना आएगा, तो 54 में अगर 27 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 27 बचेगा। यानी कि इसका सही उत्तर कौन सा होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा 27। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। देखिए कहता है कि बिंदु 2√3, -√2 किस पाद में स्थित है, यानी कि यह किस चतुर्थांश में स्थित है। तो दोस्तों हम आपको पहले बताए थे कि देखिए अगर XY कोऑर्डिनेट हम लोग खींचेंगे
तो ऊपर वाई रहता है और नीचे एक्स रहता है इस तरह से, और नीचे फिर रहता है वाई डैश और इस तरफ रहता है एक्स डैश। अब देखिए पहला चतुर्थांश इसको कहते हैं और इसको कहते हैं दूसरा चतुर्थांश, इसको कहते हैं तीसरा चतुर्थांश और इसको हम लोग कहते हैं चौथा चतुर्थांश। तो देखिए पहला चतुर्थांश में क्या होता है कि एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होता है। उसके बाद दूसरा चतुर्थांश में एक्स पॉजिटिव होता है लेकिन वाई होता है वो निगेटिव होता है। तीसरा चतुर्थांश में दोनों निगेटिव होता है और चौथा में क्या होता है कि एक्स निगेटिव और वाई पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर देखिए प्लस है और माइनस है, यानी कि एक्स पॉजिटिव है और वाई है क्या चीज़ निगेटिव। तो यह किस चतुर्थांश में है, तो यह चतुर्थीय चतुर्थांश में यानी कि चतुर्थ पाद में स्थित है। तो 4 का सही उत्तर कौन होगा, ऑप्शन डी होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, पांचवा क्वेश्चन कहता है कि किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है, यानी कि कोई पूर्णांक m है, इसके लिए सम संख्या का रूप कौन सा होगा। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा 2m। अब देखिए 2m कैसे होगा, तो कोई भी आप पूर्णांक ले लीजिए, जैसे हम एक लिए तो एक का दूना करेंगे तो सम संख्या आएगा। जैसे 3 लिए, 3 का दूना कितना आएगा 6 आएगा, सम संख्या आएगा। जैसे 8 लिए, 8 का दूना कीजिएगा कितना आएगा 16, सम संख्या आएगा। यानी कि कोई भी पूर्णांक का अगर हम लोग दुगना कर देंगे तो वह कैसे संख्या आएगा, वह सम संख्या आएगा। और विषम संख्या कहेगा तो 2m+1, यानी कि कोई भी संख्या को दुगना करके एक जोड़ देंगे तो वह विषम संख्या हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, देखिए कहता है कि बिंदु 4,3 किस पाद में स्थित है। देखिए इसमें दोनों पॉजिटिव है, यानी कि यह प्रथम पाद में स्थित है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए सातवां क्वेश्चन, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए कहता है कि यदि किसी समांतर श्रेणी का छठा और 12वां पद 13 और 25 है तो इसका पहला पद, यानी कि आपको छठा पद और 12वां पद दिया हुआ है कितना 13 और 25, और पूछ रहा है कि इसका पहला पद कौन सा होगा। तो देखिए इसको हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। तो देखिए सबसे पहले आप लोग जानते होंगे कि जो टी एन बराबर क्या होता है, टी एन बराबर होता है a+n-1 × d। तो सबसे पहले आपको 25 दिया हुआ है, क्या पद 12वां पद। तो इसको हम लोग a+n-1 करेंगे तो 12 में से एक जाएगा तो कितना बचेगा 11d बचेगा। तो a+11d का वैल्यू कितना है 25 है। उसके बाद a+ यहाँ पर छठा पद है तो यहाँ पर 5d लिखेंगे तो a+5d का वैल्यू कितना आ गया 13 आ गया। और दोनों को घटा दीजिए, दोनों को जब घटाइएगा तो a से a कैंसिल हो गया, यहाँ पर बच जाएगा 6d। 6d बराबर कितना आ गया, तो 25 में से 13 जाएगा तो कितना बचेगा 12, यानी डी का वैल्यू कितना आ गया 2 आ गया। जब डी का वैल्यू 2 आ गया तो हमको निकालना है पहला पद, यानी कि ए का वैल्यू निकालना है। तो a+5d बराबर कितना दिया हुआ था 13 दिया हुआ था, इसमें हम लोग डी का वैल्यू रख देते हैं। तो a+ यहाँ पर 5 के जगह डी के जगह पर 2 रखेंगे तो 5 दूना 10 हो गया, a+10 बराबर 13। तो a बराबर 10 - 13 13 - 10 हो जाएगा। तो a का वैल्यू कितना आ गया 3 आ गया, यानी कि इसका पहला पद कौन सा है, तो इसका पहला पद है वो 3 है, यानी कि सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए आठवां क्वेश्चन। आठवां क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। देखिए कहता है कि एक शंकु का आयतन कितना दिया हुआ है 1570 सेंटीमीटर क्यूब। कहता है कि इसके आधार का क्षेत्रफल 314 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसकी ऊंचाई। तो देखिए सबसे पहले आप लोग दोनों का फॉर्मूला लिख लीजिए। तो देखिए आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और इसको बटा में कर दीजिए क्या, तो आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्र होता है पाई आर स्क्वायर, और दोनों को आप भागा दे दीजिए। तो देखिए दोनों का जब भागा दीजिएगा तो पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, बच गया कितना, तो बच गया h/3। h/3 बच गया, और इस तरफ हम लोग भागा दे दिए 1570 और भागा दे दिए कितना 314 से। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी कि तिरछा तिरछी गुना कीजिएगा। तो h बराबर क्या हो जाएगा, h बराबर हो जाएगा 1570 × 3, 1570 × 3, और बटा में क्या हो जाएगा, बटा में हो जाएगा यहाँ पर देख लीजिए कितना है 314, 314। अब देखिए इसको आप लोग सॉल्व कीजिए, तो इसको जब आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो 15 से कैंसिल हो जाएगा, यानी कि एच का वैल्यू कितना आ गया 15 सेंटीमीटर आ गया। इसको आप लोग सॉल्यूशन करके इस तरह से देख लीजिए, एच का वैल्यू कितना आएगा 15 सेंटीमीटर आएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं नौवां क्वेश्चन। कहता है कि कौशिक 45 डिग्री का मान है। दोस्तों कौशिक 45 डिग्री का मान कितना होता है,
तो अंडर रूट 2 होता है। कोसेक 45 डिग्री का मान कितना होता है? अंडर रूट 2 होता है। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। देखिए कहता है कि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के स्थिति में रैखिक समीकरण युग्म, यानी कि जब इस कंडीशन में क्या होगा, जब a1/a2 बराबर नहीं रहेगा b1/b2 के, यानी कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, इस स्थिति में जो रैखिक समीकरण युग्म का जो हल होगा वो कैसा होगा, यही आपको बताना है। तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा, इसका हल होगा वो अद्वितीय होगा, यानी कि दोनों संगत युग्म होगा। कैसा होगा? संगत होगा, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही है। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। देखिए कहता है कि त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप है। दोस्तों त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप कौन सा होगा? तो ax³ + bx² + cx + d, ये देखिए त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप है, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। देखिए ये भी प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए कहता है कि यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद x² - 5x + 7 के मूल हो तो 1/α + 1/बीटा का मान है। तो इसको हम बहुत बार बताए हैं कि सबसे पहले इसमें अल्फा प्लस बीटा निकालना है। तो अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a, तो यहाँ पर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और एक को लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। अल्फा इंटू बीटा होता है c/a, तो c यहाँ पर 7 है, इसको बटा में 1 लिख सकते हैं और भी नहीं भी लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए इसमें अल्फा इंटू बीटा अगर एलसीएम लेंगे, यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा एलसीएम लेंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा? ऊपर हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, या फिर बीटा प्लस अल्फा एक ही बात है। तो अल्फा प्लस बीटा कितना है? 5 है। अल्फा इंटू बीटा कितना है? 7 है। तो इसका आंसर कितना आ गया? 5/7 आ गया, यानी कि ऑप्शन बी इसका आंसर आ गया। तो हमारा सही आंसर कौन होगा? ऑप्शन बी होगा। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। देखिए 13 नंबर सवाल कहता है कि द्विघात बहुपद 6x² - 7x - 3 के शून्यक हो गए। दोस्तों इसमें आपको इसका शून्यांक निकालना है। तो देखिए इसको हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। तो देखिए 13 का सोल्यूशन देखिए। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि a और c को गुना करते हैं। तो कितना है? 6×18। अब 18 को हम लोग इस प्रकार से तोड़ेंगे कि इसको जोड़ने और घटाने पर 7 आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर 6x² माइनस यहाँ पर कर देंगे 6x² माइनस 9x, और हम लोग कर देंगे प्लस 2x। देखिए 9 दूना 18 हो गया, और दोनों इसको हम लोग घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? -7 आ जाएगा, और -3। उसके बाद देखिए इसमें क्या कॉमन होगा? इसमें 3 कॉमन होगा, 3x कॉमन होगा, सॉरी यहाँ पर क्या कॉमन होगा? यहाँ पर कॉमन हो जाएगा 3x। 3x कॉमन ले लिए तो यहाँ पर हो जाएगा x-3। क्या हो जाएगा? x-3 9, सॉरी यहाँ पर 2x-3 होगा, 2x-3 होगा। अब यहाँ पर क्या कॉमन लेंगे? तो यहाँ पर हम लोग कॉमन ले लेंगे माइनस, यहाँ पर हम लोग क्या कॉमन लेंगे? तो यहाँ पर हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर -3 छूट गया, यहाँ पर -3 लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर हम लोग कॉमन ले लेंगे यहाँ पर, तो -1 कॉमन लेंगे। तो जब +1 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो 2x, और यहाँ पर -1 हो जाएगा। अब देखिए इसको हम लोग एक बार लिख सकते हैं, क्या चीज़? इसको लिख सकते हैं 3x + 1, और एक बार लिख सकते हैं 2x-3। अब इतना बार दोनों एक एक बार जीरो कीजिए, तो देखिए इसका आंसर कौन सा आएगा? तो इसका आंसर जो आएगा वो आ जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 3/2 और 1/2, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न भी मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। देखिए 14 नंबर सवाल, ये भी उसी प्रकार से है। कहता है कि अल्फा प्लस बीटा द्विघात बहुपद इतना के मूल हो तो 1/α + 1/बीटा का मान निकालना है। तो देखिए इसमें भी अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा? तो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा 2, और अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा? अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा 3। तो यहाँ पर हम लोग 1/α 1/बीटा निकालेंगे तो कैसे निकलेगा? तो अल्फा प्लस बीटा ऊपर में कितना है? तो 2 है, तो यहाँ पर 2/3 इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। चलिए उसके बाद देखते हैं 15 नंबर सवाल। देखिए 15 नंबर सवाल भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए कहता है कि दो रैखिक समीकरणों का आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, यानी कि दोनों एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। तो इस समीकरण युग्म का एक हल है। इस समीकरण युग्म का कितना हल होगा? एक हल होगा, यानी कि इसका अद्वितीय हल होगा। तो
तो हमारा सही आंसर क्या है, ऑप्शन बी है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए कहता है कि निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। दोस्तों इसमें परिमेय संख्या कौन है, तो देखिए इसमें परिमेय संख्या हो जाएगा ऑप्शन बी वाला, रूट टू कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा कितना, 2। तो यह हो जाएगा कैसी संख्या, परिमेय संख्या हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए 17 नंबर सवाल। देखिए कहता है कि दो क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ होगा। दोस्तों दो क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ कितना होगा, तो दो लगातार सम संख्या का एचसीएफ हमेशा कितना होता है, 2 होता है। यानी कि इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। चलिए उसके बाद देखिए अगला कहता है कि किसी धनात्मक पूर्णांक ए तथा बी के लिए ए बी का लसा गुना ए बी का मसा किसके बराबर होता है। तो आप लोग जानते हैं कि पूर्णांक संख्या के लसा गुने मसा और दोनों संख्याओं का गुणनफल होता है वो बराबर होता है। यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए उसके बाद देखिए 19वां क्वेश्चन। देखिए कहता है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से दो धनात्मक पूर्णांक के निम्नलिखित से किसे परिकलित करने का तकनीक है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या निकाला जाता है, तो एचसीएफ निकाला जाता है, मसा निकाला जाता है। यानी कि हमारा सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कहता है पाई है। दोस्तों पाई कैसी संख्या है, तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। और अगर पूछ दिया कि 22/7 कैसी संख्या है, तो 22/7 एक परिमेय संख्या है। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। देखिए कहता है कि दो रैखिक समीकरणों के आलेख समांतर रेखाएं हैं, यानी कि वह एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। तो जब समीकरण युग्म समांतर रेखाएं होती है तो उसका हल होता है जो इसका एक भी हल नहीं होता, यानी कि वह जीरो हल उसका होता है। यानी कि हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए 22वां क्वेश्चन। 22वां प्रश्न भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए यहाँ पर A1/A2 बराबर B1/B2 है और बराबर नहीं है C1/C2 के। तो इस कंडीशन में इस समीकरण का जो हल होगा वो एक भी हल नहीं होगा, यानी कि ये दोनों संगत हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन है यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। देखिए कहता है कि ए के मान जिसके लिए समीकरण निकाय AX+10Y बराबर 0, 2X+5Y बराबर 0 का शून्योत्तर हल है, यानी कि इसका एक भी हल नहीं है। तो देखिए इसको हम लोग रिलेशन निकालेंगे तो नीचे A बटा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उसके बाद कितना है, 10/2 है। उसके बाद क्या है, 0/0 है। तो क्या होना चाहिए कि यहाँ पर देखिए ये बराबर नहीं होना चाहिए। तो देखिए कौन बराबर नहीं होना चाहिए शून्योत्तर हल होने के लिए, तो यहाँ पर जो ये बराबर नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ पर 0 0 है, तो यहाँ से देखिए 5 दूना 10, यहाँ पर अगर ये बराबर हो गया तो यानी कि इसका कोई हल नहीं होगा। और A1/A2 बराबर होना चाहिए B1/B2 के ऊपर। देखिए यहाँ पर ये कंडीशन होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिए, तो A1/A2 कितना है, तो A/2 है और यहाँ पर कितना है, 10/2 है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, इसके बराबर होना चाहिए। तो सॉरी 10/5 है, तो 5 दूना 10 यानी कि ऊपर 4 होना चाहिए। यानी कि ए बराबर अगर 4 रहेगा तो इसका जो हल होगा वो एक भी हल नहीं होगा। यानी कि ऑप्शन डी यहाँ सॉरी ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न 24वां क्वेश्चन। देखिए कहता है कि द्विघात समीकरण x² प्लस x-1 के बराबर 0 के मूलों की प्रकृति है। तो देखिए मूलों की प्रकृति निकालने के लिए उसका d निकालेंगे। तो d बराबर होता है B² - 4AC। तो B² एक का स्क्वायर 1 और -4AC। तो 4 गुने a कितना है, तो a की जगह पर 1 है, c की जगह पर -1 है। तो इसको हम लोग गुना कर देंगे तो 4 गुना 4 यहाँ पर और 4 1 5 हो जाएगा, यानी कि 5 आ गया पॉजिटिव में। तो देखिए जब मान पॉजिटिव में आ जाए यानी कि 0 से बड़ा आ जाएगा तो इसका जो मूल होगा वो वास्तविक होगा और असमान होगा। कैसा होगा, वास्तविक होगा और असमान होगा। यानी कि हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 25वां क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है। दोस्तों आपको बताना है कि कौन द्विघात समीकरण नहीं है। तो दोस्तों आपको द्विघात समीकरण आपको पहचानने का हम नियम बताए थे। क्या बताए थे कि जिसमें x है वो बटा में आ जाए, यानी कि जब x बटा में आ जाएगा तो वह
द्विघात समीकरण नहीं होता है। देखिए x बटा किस में है, तो देखिए ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी द्विघात समीकरण नहीं होगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए कहता है कि समीकरण इतना का विभक्तन निम्नलिखित में से कौन होगा। आपको इसमें विभक्तन निकालना है। डी बराबर, तो डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो 25 का 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25 और माइनस 4, एक जगह पर कुछ नहीं 1 है, सी की जगह पर कितना है 4 है, तो 5 चौका 20 और 25 में से 20 गया कितना बच गया, तो 25 सॉरी यहाँ पर देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा और माइनस 4, एक की जगह पर कुछ नहीं है तो 1 है और सी की जगह पर 4 है, तो 4 चौका 16 हुआ, 25 में से 16 गया तो कितना बचेगा 9 बचेगा। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं 27वां क्वेश्चन। देखिए 27वां क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कहता है कि 4 माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर का शून्यक है। दोस्तों इसका आपको शून्यक निकालना है। तो शून्यक निकालने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखिए 2 एलसीएम लेंगे। सबसे पहले 2 अगर एलसीएम लेते हैं तो देखिए यहाँ पर अगर 2 एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 दूना 8 और माइनस 1 हो जाएगा, 8 माइनस 1 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा कितना, तो एक्स स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिए क्या होगा कि अगर यहाँ पर 2 एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 8 माइनस एक्स स्क्वायर, 8 माइनस एक्स स्क्वायर और बराबर हो जाएगा 0, और इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो 8 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 0, तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो एक्स बराबर कितना हो गया, तो एक्स बराबर √8, √8 का वैल्यू कितना होता है 2√2 होता है, यानी कि आपका उत्तर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं 28वां क्वेश्चन। देखिए कहता है कि निम्नांकित वर्ग समीकरणों में से किस समीकरण का हल परिमेय संख्याओं के समूह के रूप में होगा। तो दोस्तों किसका हल होगा, वो परिमेय संख्या के समूह के रूप में होगा। तो देखिए इसका करेंगे तो -√5 हो जाएगा, तो इसका परिमेय संख्या नहीं आएगा, इसका भी परिमेय संख्या नहीं आएगा, और यहाँ पर देख लीजिए इसको चेक करके इसका भी नहीं आएगा, और देखिए इसका जो आएगा समुच्चय आएगा, इसका जो हल आएगा वो परिमेय संख्या के सेट के रूप में आएगा। देख लीजिए एक आएगा -1, एक आएगा -1 और एक आएगा +1, यानी कि दोनों देखिए यहाँ पर परिमेय संख्या का समुच्चय है। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। इसको आप लोग हल करके देख लीजिए। चलिए उसके बाद देखिए 29वां क्वेश्चन कहता है कि आपको दिया हुआ 1, 5, 9, 13, 17, 21 और 25 समांतर श्रेणी में है, तो इसका पदांतर है, यानी कि इसमें आपको किसका मान निकालना है, डी का वैल्यू निकालना है। तो इसमें डी का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग दूसरा पद माइनस पहला पद, यानी कि 5 में से 1 गया कितना बचा, 4 बचा, यानी कि इसका पदांतर कितना हो गया, तो इसका पदांतर हो गया 4, यानी कि ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही है। चलिए उसके बाद देखते हैं 30वां क्वेश्चन। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन समांतर श्रेणी में है। दोस्तों आपको बताना है कि कौन समांतर श्रेणी में है। तो समांतर श्रेणी चेक करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग दूसरा पद में से पहला पद घटाएंगे, तीसरा पद में से दूसरा पद घटाएंगे। अगर हर एक कंडीशन में अगर अगर डी का वैल्यू यानी कि पदांतर का वैल्यू या फिर इसको सर्वांतर कहते हैं, तो सर्वांतर का वैल्यू अगर सेम आएगा तो वह एपी में रहेगा, अन्यथा वह एपी में नहीं रहेगा। तो देखिए इसको अगर चेक कीजिएगा तो कौन सा एपी में नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पर 3 के बाद 5 है, 5 के बाद 4 है, 4 के बाद 2 है। देखिए इसमें जो डी का वैल्यू आएगा वो हमेशा अलग अलग आएगा, तो यह समांतर श्रेणी में नहीं है। तो हमारा उत्तर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और दोस्तों वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, इसलिए बाकी का जो 30 क्वेश्चन है उसको हम अगले वीडियो में देख लेंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि आपको अगला वीडियो मिल सके, आसानी से उसको देख सके। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए।